सर इससे पहले भी एक चैप्टर है ना? ये चीज इससे पहले भी एक चैप्टर है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस करके। हम इससे पहले शुरू करेंगे, मैनेजमेंट कंसेप्ट पहले करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा स्टडी नोट 10। मैनेजमेंट कंसेप्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें अथॉरिटी का कंसेप्ट पढ़ना है, पावर का कंसेप्ट पढ़ना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी पढ़ना है। ये हमारा पूरा कंटेंट होने वाला है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे सबसे बेसिक वर्ड पावर का मतलब क्या होता है। तो पावर मतलब अथॉरिटी टू कमांड को बोलते हैं बेटा। पावर इज कंसिडर्ड एज सिनोनिमस टू द अथॉरिटी। Really speaking, there is a difference between the both terms. Power refers to ability or capacity to influence the behavior or attitude of individual. पावर उस एबिलिटी को बोलते हैं आपको जिससे आप इंडिविजुअल्स के बिहेवियर या एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब मैनेजर्स पावर में बी कंसिडर्ड एज हिज एबिलिटी टू कॉज सबऑर्डिनेट टू डू व्हाट अ मैनेजर विश्ड टू देम टू डू सो। मैनेजर की पावर का मतलब होता है उसकी एक एबिलिटी जिससे सबऑर्डिनेट से काम करा सकता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। पावर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन अथॉरिटी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा तो ध्यान रखना। पावर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, अथॉरिटी एक नैरो कंसेप्ट है। Authority is derived from position, whereas power may be derived from many source. कभी भी याद रखना किसी इंसान की अथॉरिटी उसकी पावर से आती है। जैसे किसी भी इंसान की अथॉरिटी उसकी पोजीशन से आती है। जैसे तुम सीनियर मैनेजर हो तो तुम्हारी अथॉरिटी सीनियर मैनेजर की होगी, तुम ओनर हो तो तुम्हारी अथॉरिटी ओनर की तरह होगी। लेकिन पावर के कई सोर्स होते हैं, जैसे कोई टेक्निकली बहुत सॉलिड है या कोई सीनियर लेवल पे है तो उसकी अलग पावर होती है। ठीक है, मैनेजर की जो पावर होती है उसको इन एबिलिटीज में आप जोड़ सकते हो। ये VIMP एकदम अच्छे से करो। एक मैनेजर के पावर है कि रिवॉर्ड दे सकता है, इंडिविजुअल्स को पनिश कर सकता है और दिए गए रिवॉर्ड को विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पावर जो है अक्सर अथॉरिटी का सिनोनिमस होता है पर दोनों में डिफरेंस है। पावर एक ब्रॉड वर्ड है, अथॉरिटी एक नैरो वर्ड। पावर एक इंसान की एबिलिटी है जिससे वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। और बेसिकली ये माना जाता है कि मैनेजर की पावर उसकी वो एबिलिटी है जिससे वो सबऑर्डिनेट से काम करवा सके। अथॉरिटी पोजीशन से डिराइव होती है, लेकिन जो पावर डिराइव होती है वो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस सीनियरिटी सबसे हो सकती है। मैनेजर की पावर का मतलब उसकी वो एबिलिटी होता है जिससे वो रिवॉर्ड दे सके, लोगों को पनिश कर सके, मतलब अपने एम्प्लॉय को पनिश कर सके और रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सके। जनरली ये कहा जाए तो रिवॉर्ड, कोअर्जन, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, एक्सपर्टाइज, ये सब पावर के मेन सोर्स होते हैं। अब आप बताइए आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। आगे अथॉरिटी की डेफिनेशन स्टार बना दे रहा हूँ, पूछती है अथॉरिटी में भी डिस्क्राइब एड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पावर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड power since it is formally bestowed by the organization. Bestowed मतलब होता है given by the organization. Authority always flows downward. Authority किस फ्लो में जाती है? हमेशा डाउनवर्ड फ्लो में जाती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कभी भी याद रखना जैसे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो सिस्टम ये चलता है कि जो अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम जाती है। टॉप लेवल मिडिल लेवल का अथॉरिटी देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। तो ये बात याद रखना, अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड जाती है हमेशा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड जाती है। जैसे मैं टॉप लेवल मैनेजर हूँ, मैं अथॉरिटी दूंगा मिडिल को, मिडिल देगा लोअर को, तो ये टॉप से बॉटम जा रहा है तो डाउनवर्ड फ्लो है, डाउनवर्ड फ्लो। लेकिन लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल है मिडिल के लिए, मिडिल है टॉप के लिए, तो ये अपवर्ड। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा दो। ये सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ये पूरा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको एकदम अच्छे से अपने को करना है। अब हम जैसे आते हैं अथॉरिटी के कंसेप्ट पे, तो मैनेजमेंट में अथॉरिटी में भी डिफाइंड एज राइट टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर एंड टू सिक्योर फ्रॉम देम रिस्पॉन्सेज व्हिच आर एप्रोप्रिएट टू अटेनमेंट ऑफ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का मतलब होता है आपका वो राइट जिससे आप दूसरों के एक्शन को गवर्न करते हो और उनका रिस्पॉन्स लेके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करते हो। इस पर
बर्नार्ड ने ये कहा है कि अथॉरिटी इज द कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज एक्सेप्टेड बाय कंट्रीब्यूटर और मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज जनरेटिंग द एक्शन ही कंट्रीब्यूट्स। पहले लाइन समझ लो बर्नार्ड ने क्या कहा है। अथॉरिटी जो है कम्युनिकेशन का कैरेक्टर है। कम्युनिकेशन का कैरेक्टर होने का मतलब कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। साइमन ने क्या कहा है, अथॉरिटी में बी डिफाइंड एज पावर टू टेक डिसीजन विच गाइड द एक्शन ऑफ अदर। साइमन ने ये बोला है बेसिकली कि अथॉरिटी एक पावर होती है डिसीजन लेने की जिससे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। अब ये बताओ, ये पैराग्राफ में दो ऑथर्स मिले, बर्नार्ड और साइमन, दोनों समझ आ गए कि नहीं? यस सर। अब इसको लेकर अथॉरिटी को लेकर एक क्लासिकल व्यू भी है, ठीक है। क्लासिकल व्यू बेसिकली सोसाइटी को लेकर बनाया गया है, हमारे समाज को लेकर बनाया गया है, और ये कहता है कि अथॉरिटी ओरिजिनेट एट वेरी हाई लेवल ऑफ सोसाइटी एंड देन इज लॉफुली पास डाउन फ्रॉम लेवल टू लेवल। समाज में जो सबसे ऊंचे लेवल पे लोग बैठे हैं वो अथॉरिटी बनाते हैं, फिर ये अथॉरिटी लेवल बाय लेवल जो है समाज के निचले हिस्सों को मिलती है, ठीक है। ये क्लासिकल व्यू है। फिर एक एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्सेप्टेंस व्यू पॉइंट बोलता है whether or not author authority is present in particular law or order is determined by receiver not the issuer of the order। इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है मेरे पास अथॉरिटी है कि नहीं, ये बात किस बात से समझ आता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। मेरी पावर कितनी है ये उसी बात से समझ आएगा कि लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं कि नहीं, मतलब मैं जब कुछ ऑर्डर करता हूं तो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो देखो कितने सारे एमसीक्यूज यहाँ से ही बन गए। आपको पावर का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया, हाँ या ना? यस सर। आपका अथॉरिटी के कंसेप्ट में बर्नार्ड की डेफिनेशन, साइमन की डेफिनेशन, क्लासिकल व्यू, एक्सेप्टेंस व्यू क्लियर है? क्लियर है सर। गुड। अब नीचे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे अथॉरिटी के, ठीक है। तो आप याद रखना अथॉरिटी पोजीशन के हिसाब से होती है और इसको लीगल और लेजिटिमेट माना जाता है। जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो कई बार ट्रेडिशन के हिसाब से दी जाती है, जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ट्रेडिशन के हिसाब से चलता है कि जो फैमिली का हेड होगा वही क्या हो जाता है, अथॉरिटी रखता है, करता होता है। कई बार अथॉरिटी बाय लॉ भी दी जाती है, जैसे आपको कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया तो आपके पास बाय लॉ अथॉरिटी है उस कंपनी को चलाने की। फिर कई बार कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसपे अथॉरिटी दी जाती है। हमेशा याद रखना अथॉरिटी फॉर्मल नेचर की होती है, अथॉरिटी फॉर्मल नेचर की होती है। तो फीचर नंबर 1 यही हुआ, अथॉरिटी लीगल और लेजिटिमेट होती है किसी पोजीशन पर, ये फॉर्मल नेचर की होती है। नेक्स्ट, अथॉरिटी कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, अथॉरिटी की अपनी एक लिमिट है। ये पहले से डिसाइड कर दिया जाता है एडवांस में कि किस पर्सन के पास कितनी अथॉरिटी होगी, और जो पोजीशन होल्ड कर रहा है, आपको ऊपर भी मैंने बताया इंसान को अथॉरिटी उसकी पोजीशन के हिसाब से मिलती है। तो जब आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अथॉरिटी का इस्तेमाल उस पोजीशन के हिसाब से ही करोगे। देन अथॉरिटी में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक तरफ होता है सुपीरियर और एक तरफ होता है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या करता है, डिसीजंस लेता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट उनके डिसीजन को फॉलो करेंगे। सबऑर्डिनेट का काम है जो कहा है सुपीरियर ने उस चीज को फॉलो करे, कंप्लीट करे। देन अथॉरिटी का यूज ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए होता है। अथॉरिटी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि सही समय पे वो सही काम कर सके। देन एक्शंस और बिहेवियर की बात करोगे सबऑर्डिनेट के, तो अथॉरिटी का यूज करके हम उससे काम करवा देते हैं, ठीक है। जैसे ये आप पिक करिए, लाइंस ऑफ अथॉरिटी सर्व टू लिंक एंड इंटीग्रेट वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। अलग अलग डिपार्टमेंट की अथॉरिटी हमें लाइंस ऑफ अथॉरिटी बना देते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट, अथॉरिटी गिव राइट टू डिसीजन मेकिंग। अथॉरिटी के कारण ही टाइप पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इसको लेकर टेरी ने कहा है कि अथॉरिटी इज एक्सरसाइज बाय मेकिंग डिसीजन एंड सीइंग दैट दे आर कैरिड आउट, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेना और ये इंश्योर करना कि डिसीजन कैरी भी किए जा रहे हैं या लिए भी जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अथॉरिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, न्यूट्रल होती है, वर्क बेस्ड होती है, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होती। अब शांत मन से पॉइंट्स पढ़ के दे दो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं अब बताऊंगी। ये रीड आउट कर दो, सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं कि नहीं ये बता।
हो गया क्या? सर लास्ट वाला पॉइंट बताओ ना एक बार। अथॉरिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है। ऑब्जेक्टिव नेचर होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि अथॉरिटी एक न्यूट्रल एस्पेक्ट को दिखाती है। और ऑब्जेक्टिव जब भी वर्ड यूज होता है इसका मतलब ये होता है कि वर्क बेस्ड होता है कभी भी अथॉरिटी। ये कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होती, मतलब क्वालिटी बेस्ड नहीं होती। आप जब किसी को ओके। मैनेजर बनाते हैं तो काम के हिसाब से बनाते हैं, उसकी पर्सनल क्वालिटी को देखकर नहीं बनाते हो। बात ध्यान रहेगी। यस सर। अब उसके बाद आता है लाइन और स्टाफ अथॉरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, आप याद रखना लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड को लाइन अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है। तो ए के पास मेन अथॉरिटी है, वो किससे शेयर करेगा? बी से, बी सी से, सी डी से। तो ये लाइन अथॉरिटी हो गई। फिर से बोलूं कि समझ आ गया लाइन अथॉरिटी? क्लियर है सर। दूसरी होती है स्टाफ अथॉरिटी। ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, और सबके अंदर में कुछ कुछ एम्प्लॉयज भी है और ये अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं। नाउ दिस इज स्टाफ। और दूसरे वे में स्टाफ को ऐसे भी बोल सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनर है ए, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, जिसमें रखा एक एक मैनेजर, और मैनेजर के अंदर आता है एक एक स्टाफ। बहुत सारे स्टाफ आते हैं। लाइन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह, लाइन अथॉरिटी का मतलब चेन ऑफ कमांड होता है, जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक चेन लेवल पे ऑर्डर देता जाता है। ठीक है। और स्टाफ अथॉरिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो मैनेजर्स से एडवाइस लेने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन अथॉरिटी में क्या हो रहा है, ए बी से बात कर रहा है, बी सी से, सी डी से। लेकिन अगर आप बोलोगे स्टाफ में, तो ए जो है उसने अलग अलग लेवल पे मैनेजर्स रख दिया, वो मैनेजर्स स्टाफ से बात करते हैं। आप बताओ, आपको लाइन और स्टाफ समझ आया क्या? यस सर क्लियर है। क्लियर है? आप इसकी लैंग्वेज पढ़ के देख लो, जितना मैंने मार्क किया है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन सर। नेक्स्ट नीचे आइए, पावर के कंसेप्ट आइए। जैसा कि हमने ऊपर भी यहाँ पे पावर का बेसिकली मतलब क्या किया था, पढ़ लिया था कि पावर एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है। पावर आपकी एबिलिटी को बोलते हैं जिसे आप लोगों से काम करा सकते हो, या आप लोगों को रिवॉर्ड कर सकते हो, पनिश कर सकते हो, और उनका जो दिया गया रिवॉर्ड है वो छीन भी सकते हो। तो पावर लाइक अथॉरिटी मीन्स एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल। यहाँ पे आप अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे डालते हो, बट पावर इज स्ट्रॉन्गर देन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, ठीक है, जहां और उसकी जगह जो पावर एक पर्सनल फोर्स है। देखो, इन्फ्लुएंस तो अपनी बातों से भी लोगों को कर सकते हैं, लेकिन लोगों से काम करवाने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। पावर इज अ पर्सनल फोर्स दैट एनेबल पर्सन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर। अथॉरिटी इज द मीन्स टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। जिसके पास अथॉरिटी होती है वही इन्फ्लुएंस डाल सकता है। Power is an important means to enforce obedience to rule, regulation, decision of the organization. अगर आपको लोगों से रूल, रेगुलेशन, डिसीजन फॉलो कराना है ऑर्गेनाइजेशन को, पावर होना बहुत जरूरी है। पावर दो तरह से आ सकती है, या तो पर्सनल पावर हो सकती है, इंसान खुद बहुत शक्तिशाली है, या तो इंस्टीट्यूशनल बेस पर भी आ सकती है। जैसे आप जिले के कलेक्टर बन गए, भाई अथॉरिटी भी है और आप उस जिले में सबसे पावरफुल पर्सन भी हो जाते हो। क्या आपको ये चीज समझ आई, पावर का मतलब क्या है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे पावर के सोर्सेज जो है उसको लेकर जॉन फ्रेंच और बर्टम रेवेन ने पावर के 5 सोर्सेस आइडेंटिफाई किए हैं। ये अपन अंडरलाइन करेंगे, 5 बेसिस, और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से अपने को करना है। पहली रिवॉर्ड पावर, दूसरी कोअर्सिव पावर, तीसरी एक्सपर्ट पावर,
चौथी रेफरेंट पावर और पांचवी लेजिटिमेट पावर। इन पावर्स को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले अपन टिक करते हैं रिवॉर्ड की पावर। रिवॉर्ड की पावर मतलब एक ऐसी शक्ति जिससे आप इनाम दे भी सकते हो और दे भी सकते हो। द एबिलिटी टू ग्रांट और विथहोल्ड, विथहोल्ड मतलब होता है रोकना। रिवॉर्ड इज अ की सोर्स टू पावर। रिवॉर्ड में भी फाइनेंशियल, पैसा देना मतलब, सोशल साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल मतलब नॉन मॉनिटरी, जैसे रिस्पेक्ट देना किसी को। फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या क्या आ जाता है, सैलरी आ जाती है, वेजेस आ जाते हैं। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है सरप्राइजेस, जैसे कोई बहुत खुश हुआ, सारे एम्प्लॉयज को उठा के कार दे दिया, तो एक तरह का फ्रिंज बेनिफिट है। ठीक है, वैसे ही अगर पहले देख लो क्या क्या आता है। रिवॉर्ड का मतलब आपकी ताकत है जिससे आप किसी को रिवॉर्ड दे भी सकते हो और छीन भी सकते हो। रिवॉर्ड फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर सोशल भी हो सकता है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आता है सैलरी, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट। और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या क्या आता है, तो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आता है सपोर्ट करना, प्रेज करना, रिकॉग्नाइज करना, स्टेटस देना। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। पर्सन सीकिंग रिवॉर्ड आर डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल हु इज इन अ पोजीशन टू ऑफर द रिवॉर्ड। जिनको रिवॉर्ड चाहिए वो उन लोगों पे डिपेंडेंट है जो रिवॉर्ड दे सकते हैं। ही ऑफर्स रिवॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ सम बिहेवियरल एक्ट, जैसे एफर्ट कोई डालेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, परफॉर्मेंस करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, ओबीडिएंट होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, लॉयल्टी होगी तो रिवॉर्ड मिलेगा। Those who refuse to carry out his order are denied reward. जो ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे उनका रिवॉर्ड रोक दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। अब तुमको पावर में रिवॉर्ड का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। यस सर, आ गया। दूसरी जो पावर होती है कोअर्सिव पावर होती है। कोअर्सिव पावर आपकी एबिलिटी होती है जिसमें आप दूसरों को पनिश कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं बॉस हूँ तो भाई मेरी बात अगर मेरा वर्कर नहीं सुनेगा तो मैं उसे डराऊंगा, धमकाऊंगा, नौकरी से निकाल दूंगा, कैसे भी दबाव बना के उससे काम करवाऊंगा, एक फियर ऑफ पनिशमेंट उसके अंदर डाल दूंगा जिससे डर के मेरा काम करेगा। जैसे अगर मैंने जो वर्कर है अगर हड़ताल पे चल दिए तो मैनेजर उनको क्या कर सकता है, कोअर्सिव पावर यूज करके बोल सकता है कि अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है तो तुम सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो डर के आएंगे कि नहीं काम करने, ये बताओ, है या ना। यस सर, आएंगे। तो याद रखना कोअर्सिव पावर इज अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड पावर। प्यार से हम काम करवाएंगे तो रिवॉर्ड है, और वही धमका के करवाएंगे तो कोअर्सिव है। कोअर्जन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। आप रिवॉर्ड पावर, कोअर्सिव पावर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, अच्छा, क्लियर है। उसके बाद एक्सपर्ट पावर का मतलब ही आपकी एबिलिटी बताता है। कभी भी इंसान का सम्मान तभी होता है जब उसका ज्ञान दूसरों से ज्यादा होता है। आज एक टीचर से एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका मतलब वो ये समझ के पढ़ रहा है कि हमारी टीचर को हमसे ज्यादा नॉलेज है, तभी तो पढ़ रहा है। अगर टीचर बोलते भाई मैं तुमसे ही लेवल में पीछे हूँ, अभी तुम क्लास 12 में, मैं खुद क्लास 11 पढ़ रहा हूँ, तो उस टीचर से पढ़ाई करोगे? नो सर। नहीं करोगे। तो भाई पावर जो होती है एक्सपर्टाइज से भी आती है। जब कोई लेवल में स्पेशलाइज नॉलेज रखता है किसी फील्ड में तो लोग उसके रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, फिर उससे आके एडवाइस सीख करने लग जाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। तो एक टीचर जो है उसकी एक्सपर्ट पावर होती है स्टूडेंट पे। चार्टेड अकाउंटेंट का क्लाइंट इसलिए जाता है क्योंकि उनको लगता है कि अकाउंट्स का बेस्ट नॉलेज चार्टेड अकाउंटेंट को है। डॉक्टर की अथॉरिटी होती है या पावर होती है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि इस डॉक्टर को सब कुछ आता होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। यस सर, क्लियर है। देन बारी आती है रेफरेंट पावर की। रेफरेंट पावर एक इंसान की पर्सनल कैपेबिलिटी को दिखाता है। जैसे वो मूवी देखिए हो कि केजीएफ, यस सर। देखिए हो ना, तो उसमें शुरू से जो वो हीरो रहता है रॉकी, उसका एक अलग ही ऑरा दिखाया है कि मतलब जबरदस्त पर्सनालिटी है, मतलब देख के ही लगता है फॉलो करो। आपने वो देखी है बाहुबली? यस सर। उसमें महेंद्र बाहुबली को शुरू से ही देख के लगता है ना, फीलिंग आती है क्या बंदा है ये। हम्म। कई लोग की क्या होती है, पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको देखकर हम इंप्रेस हो जाते हैं कि सच अ पावरफुल पर्सन, और हम उसकी बात सुनने लग जाते हैं। तो जब हमें फील हो कि किसी का पर्सनल एट्रीब्यूट या पर्सनल क्वालिटी ऐसी हो कि उसमें जबर गजब का करिश्मा हो या गजब की पावर हो, तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और इसे रेफरेंट पावर बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। आ गई। जैसे महात्मा गांधी, अपने करिश्मा के कारण लोग उनका इतना सम्मान करें, उनको इतना पावरफुल समझे कि उनकी रेफरेंट पावर को लोगों ने पहचाना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी।
और यस आप सर, क्लियर। लेजिटिमेट पावर वो होती है जो आपको पोजीशन से मिलती है। जैसा सौम्या एक आम इंसान है, लेकिन कल को आईएएस बन जाएगी तो उसको लीगली बहुत ज्यादा पावर मिल गई है। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। तो कितने तरह की पावर पढ़ी? 5। क्या क्या? रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर एंड लेजिटिमेट पावर। कौन सी पावर होती है जिसमें आप किसी को पनिश कर सकते हो? कोर्सिव पावर। कौन सी पावर होती है जिसमें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते हो? रिवॉर्ड पावर। कौन सी पावर ऐसी है जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज बताती है? एक्सपर्ट पावर। कौन सी ऐसी पावर होती है जो आपके करिश्मा पर्सनालिटी से आती है? रेफरेंट पावर। कौन सी ऐसी पावर होती है जो पोजीशन से आती है? लेजिटिमेट पावर। परफेक्टली क्लियर है कि गया सिर के ऊपर से? एकदम क्लियर है सर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पे आते हैं अथॉरिटी और पावर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। अथॉरिटी एक राइट है जिससे मैनेजर डिसीजन ले सकता है, लोगों को कमांड कर सकता है। पावर आपकी एबिलिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। अथॉरिटी का डाउनवर्ड फ्लो होता है, हमेशा अप टॉप लेवल से बॉटम लेवल अथॉरिटी जाती है। पावर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, अथॉरिटी हमेशा हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है, लेकिन पावर का ऐसा कोई लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, अथॉरिटी हमेशा ऑफिशियल नेचर की होती है, ये लेजिटिमेट होती है। पावर का ऑफिशियल होना जरूरी नहीं है। इवन अगर कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती फिर भी वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, देन अथॉरिटी उसको दी जाती है जो पोस्ट को हैंडल करता है। पावर किसी के पास भी आ सकती है। यस सर। क्लियर है कि गया? क्लियर। अब आते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंसेप्ट पे। अभी आप एकदम अच्छे से सीख लो। डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। देखो, दुनिया में कोई भी इंसान सारी पावर अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता, सारी अथॉरिटी अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज मुझे अगर किसी चीज को करने के लिए ऑथराइज कर दिया जाए तो मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, बेस्ट ये होता है कि जब मेरे को अथॉरिटी मिले तो मुझे पूरी अथॉरिटी अकेले नहीं इस्तेमाल करनी है, सारा काम मुझे अकेला नहीं करना है। मेरे अंदर 2 या 3 लोग ऐसे होने चाहिए जो मेरे कहने पर मेरा काम करके दे सके, मतलब मैं उनके साथ अपनी अथॉरिटी क्या कर सकूं, शेयर कर सकूं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब याद रखना किसी कंपनी में आप मैनेजर बनाए जाते हो तो आपको लॉट्स ऑफ अथॉरिटी, बहुत बड़े लेवल की अथॉरिटी मिल जाती है, लेकिन आप अपने अंदर असिस्टेंट मैनेजर बना के रखते हो ताकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। आप अपने काम का कुछ हिस्सा असिस्टेंट मैनेजर से शेयर कर देते हैं ताकि आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके। जैसे मेरे को 100 फाइल दे दी गई है, कहा मैं 100 फाइल अकेले करता रहूंगा, पागल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 40 फाइल एक मैनेजर को देता हूँ, 40 फाइल दूसरे मैनेजर को देता हूँ, बोलता हूँ जाओ भाई काम करो, और 20 फाइल मैं अकेले निपटाता हूँ। तो ये डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन का कंसेप्ट मैनेजमेंट में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी इंसान पे वर्क का ओवरबर्डन ना हो, खासकर वो लोग जो सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि उन लोग के पास बहुत सारे और भी काम करने को होते हैं। तो यहाँ पर अपने वर्क को 2-3 सबऑर्डिनेट से शेयर कर दिया जाता है और इसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे डेलीगेशन बोलते हैं। तो डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी टू अ सबऑर्डिनेट। जब एक काम को करवाने के लिए आप सबऑर्डिनेट के साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर कर देते हो, इसे डेलीगेशन बोला जाता है। डेलीगेशन 3 एलिमेंट से बनता है, हमेशा याद रखना। मैं किसी को जब काम, अपना वर्क शेयर करता हूं तो सबसे पहले मुझे उसे अथॉरिटी देनी होती है, मैं उसे अथॉरिटी देता हूँ। जब मैं उसे अथॉरिटी दे देता हूँ जाओ भाई काम करो, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो काम को करके दे, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, और नहीं करेगा तो उस चीज का जवाब भी देगा, मतलब उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तो हमेशा याद रखना, डेलीगेशन 3 चीजों से बनता है। अथॉरिटी जो हम शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सामने वाले के ऊपर आ गई है, और अगर काम नहीं हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि हमें जवाब देगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम बोले तो एक प्रोसेस है जो मैनेजर फॉलो करता है ताकि वर्क को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ठीक है, और काम को इफेक्टिवली करवा सके। ठीक, डेलीगेशन हमेशा सुपीरियर करते हैं सबऑर्डिनेट के साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव वे में चल सके। आर यू गेटिंग? डेलीगेशन क्लियर है? यस सर। ठीक, अब आते हैं डेलीगेशन के कैरेक्टरिस्टिक पे। एक एक कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर रहा हूँ। डेलीगेशन तब होता है जब एक सुपीरियर अपना कुछ डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब होता है अथॉरिटी,
या फिर आप इसे बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर सबऑर्डिनेट के साथ बांट देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मैनेजर जो है कभी भी पूरी अथॉरिटी नहीं दे सकता, अथॉरिटी का एक हिस्सा सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर सकता है, पूरी अथॉरिटी शेयर नहीं कर सकता, ये बात याद रखना, याद रहेगी। यस सर। जब अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो रूटीन डिसीजन मेकिंग या रूटीन वर्क को लेकर होती है, इंपॉर्टेंट वर्क अभी भी मैनेजर ही करता है, ठीक है। देन कितनी अथॉरिटी डेलीगेट करना है कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, कितना अथॉरिटी वो अपने सबऑर्डिनेट का शेयर करते हैं। दूसरा, एक सुपीरियर कितना कॉन्फिडेंस रखता है अपने सबऑर्डिनेट पे। अगर मेरा सबऑर्डिनेट बहुत एफिशिएंट है तो उसके बाद बहुत सारे काम बांट सकता हूँ, अगर इनएफिशिएंट है तो काम बांटूंगा। देन अगर डेलीगेशन ये सोच के करोगे कि मैनेजर की अथॉरिटी कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, मेन अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर या मैनेजर के पास है। डेलीगेशन से बस ये हो रहा है कि उसने अपना वर्क शेयर कर दिया है। डेलीगेशन जो होता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब एक सबऑर्डिनेट के साथ बांटना, जनरल मतलब कुछ सबऑर्डिनेट के साथ बांटना। रिटर्न भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि आप काम से जी चुरा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपना बर्डन कम कर रहे हो। तो याद रखना, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब एस्केप होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, ऐसा है कि भाई बर्डन ज्यादा है इसलिए हम अपने वर्क को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आर यू गेटिंग, समझ आया कि गया? यस सर, आ गया। आ गया, इतना पढ़ेंगे आज बन जाएगा। यस सर। यहाँ तक एकदम अच्छे से कर दो, फिर अगली क्लास में इसके आगे करते हैं, ठीक है। ओके सर, बढ़िया लगा ये चैप्टर। बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट पढ़ते जाओ फटाफट, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर।